दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं दिन रात मेहनत करके आपके लिए बेहतरीन ड्रामा और मूवी एक्सप्लेन वीडियो लाता हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा सपना है कि चैनल जल्द मोनेटाइज हो जाए और इसके लिए मुझे सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वह भले ही खुद को शांत दिखा रहा था, लेकिन चिंग समझ गए कि अंदर ही अंदर वह कितना बिखर गया है। वहीं फंग अपनी सास के कपड़े बदलने में उनकी मदद कर रही होती है। घर जलने के बाद दादी भी टूट चुकी थी। एक तो उनका नालायक बेटा छोड़कर चला गया। उनके लिए फंग और वही सब कुछ थे। वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए अंदर से टूटने के बावजूद भी खुद को बाहर से स्ट्रांग दिखाती, जिसपे फंग आंखों में आंसू लिए गुस्सा करती कि वो बिल्कुल वो की तरह कभी अपने दर्द को जाहिर नहीं करती है। वो बस इतना चाहती है कि उनकी सास इस उम्र में इतना सब कुछ अंदर ना रखें। फिर उन्हें तसल्ली देती है कि घर चला गया तो क्या हुआ, जब पैसे आ जाएंगे तो वह सब कुछ फिर से बना लेंगे। दादी ने बोला वह अब से अपनी बेटी जैसी बहू से कुछ नहीं छुपाएंगी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपने कपड़ों के अंदर छुपाया हुआ एक बैंक कार्ड निकाला और फंग को दे दिया, जिसे उन्होंने आग से बचाकर रख लिया था। फंग ने इमोशनल होकर उन्हें गले लगाया और कहा कि ये मुश्किल घड़ी भी बीत जाएगी, सब सही हो जाएगा। उस रात वो ने उन्हें कॉल लगाकर पूछा उन लोगों को किसी चीज की जरूरत है तो वह दुकान से ले आएगा, लेकिन फंग ने बताया यहां सांचीशी ने उन्हें और दादी को जरूरी सामानें दे दी है। फंग चुपचाप बैठी होती है। तभी उनके पास सांचीशी और यूफेन आई और उन्हें डंपलिंग देकर कहा थोड़ा खा लेने, लेकिन उनका मन नहीं होता। वह बताती हैं कि घर में वो और चिंग के बुक्स एग्जाम्स के मटेरियल थे। अब उनके कॉलेज एंट्रेंस में वो फेल हो गए तो क्या होगा। वो अपनी किस्मत को कोसती है, खुद को शापित कहकर कि वो जब भी सोचती है सब सही हो गया, दूसरे ही पल जिंदगी उन्हें गहरी खाई में डाल देती है। उनकी दोस्त उन्हें कंसल करती है कि अभी उन सबका सही सलामत होना सबसे बड़ी बात है। घर तो वह फिर से खड़ी कर सकते हैं, बाकी वो लोग हैं उनके लिए। उनके रहते उन्हें बिना छत के सोना और भूखे पेट रहना नहीं पड़ेगा। देन वो फंग को उनका दिया रेड एनवेलप लौटा देती है, जिसमें कुछ पैसे थे जो इस वक्त में उनके काम आ सकते हैं। सुबह वो के दोस्त उसे मैसेजेस करके बताते हैं वह दादी के व्हीलचेयर और उनके बुक्स वगैरह का इंतजाम कर रहा है। बाद में वो जले हुए शान आइलैंड आया। वहां का मंजर देखकर उसका दिल भर आया। उसकी नजर फैमिली फोटो पर गई, जिसे उन्होंने कितना खुश होकर लगाया, पर अब वह जलकर राख हो गया। दादी की जिस व्हीलचेयर को उसने इतनी मेहनत से खरीदा वह भी अब एक लोहे के फ्रेम में बदल चुकी थी। वो खुद को संभाल ना सका और रो पड़ा। तभी चिंगाई उसके पीठ को सहलाकर उसे संभाला और उसे पीछे से हक कर लिया और कहा सब ठीक हो जाएगा, हम दोबारा से इसे नए सिरे से बनाएंगे। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और मुड़कर चिंग को जोर से गले लगा लिया। इतने दिनों से जो दर्द उसने अंदर दबाकर रखा था वो आंसू के साथ भरा गया। घर के बाहर बैठे वो ने उससे पूछा यहां वो क्यों आई थी। चिंग ने बताया उसने वो के लिए न्यू ईयर गिफ्ट लिया था। एक किचन जो उसने उसके पिलो के नीचे रखी थी वही लेने आई थी। ये सुनते ही वो भागता हुआ घर के अंदर गया और वह ले आया। किचन थोड़ा सा जल गया था, लेकिन फिर भी ये वो को बहुत ही पसंद आया। उसका मूड सही हो गया और उसमें फिर से सब कुछ सही करने का जोश आ गया। चिंग ने बोला यह सब करने में बहुत से पैसे लगेंगे, तो क्या वो फिर से पढ़ाई छोड़कर काम करेगा। वो ने कहा इस बार वो दोनों साथ में करेगा, पढ़ाई भी और पैसे कमाना भी। जब वो वापस हाउचिंग के घर लौटा तब हाउचिंग ने बोला कि उसे लगता है शान आइलैंड पे आग किसी ने जानकर लगाई है। उसे पूरा यकीन है किसी ने वो उसे बदला लिया है। पिछली बार उसकी फाइट शॉपिंग से हुई। भले ही सोफान ने झगड़ा रोका, उसने मामला संभाला, पर उसका भाई वैसा नहीं है। ये सुनते ही वो सीधे पिंग के पास गया। उसका गरेबान पकड़कर पूछा क्या उसने आग लगाई, तो सोपिंग खुद हैरान रह गया। उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो ने ऑलरेडी ऑफिसर शो को कॉल करके बता दिया था कि उसके हिसाब से आग किसी ने जानकर लगाई है। सो उसके दोस्तों ने वो को कॉल पर बताया कि पुलिस उसके सलाव में एविडेंस ढूंढ रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उन्होंने बताया कि आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला वह के घर के बैकयार्ड पे यांग दिखा था। यांग से पूछताछ पे उसने बताया कि वह वहां गया था। उस वक्त सिगरेट पी रहा था और पास के कार्डबोर्ड के ढेर पे वो हल्का हो गया। तभी पटाखे की आवाज से डर गया और उसके मुंह से सिगरेट वहीं पर गिर गई और आग लग गई। उसने इसे एक हादसा बताया, लेकिन पुलिस ने वह का भारी नुकसान होने पर उसे अरेस्ट कर लिया और उसके वेयर हाउस को भी सील कर दिया गया जहां चोरी के सामान मिली। ये सभी चार्जेस लगने पे उसे 3 से 7 साल की सजा हो सकती थी। उसके पास कोई जमा पूंजी या पैसे नहीं थे, इसलिए वह को उसके पास से कोई कंपनसेशन नहीं मिली। पुलिस स्टेशन से निकलकर सभी सी साइड आ गए और प्रे करने लगे। दादी ने परिवार की सेफ्टी की दुआ की। फंग ने चिंग और वह के अच्छे कॉलेज में जाने की, वने दादी की अच्छी सेहत, चिंग के सपने पूरे होने और अपनी मां के दौलतमंद होने की दुआ मांगी।
वहीं चिंग ने मन में एक विश मांगा कि वह सभी ऐसे ही एक फैमिली बनकर रहे और वह कभी एक दूसरे से जुदा ना हो। दादी फंग को जिद करती है कि वो लोग उनके डेबिट कार्ड से पैसे कैश आउट कर ले ताकि उनकी हेल्प हो जाए, लेकिन वो पैसे उन्होंने दादी के लिए ही रखे थे। वो इसे खर्च करने की सोच भी नहीं सकते, पर उनके बहुत जिद करने पर फंग मान जाती है, लेकिन एक शर्त पे कि वो उनका सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगी। वो दादी के डेबिट कार्ड चिंग को देकर कहती है वो के साथ जाकर कैश आउट कराने। दादी ने बताया था उनके अकाउंट में 10,000 वन से ज्यादा है, लेकिन उन्हें पता लगा अकाउंट में सिर्फ 300 वन के करीब ही पैसे बचे हैं। वो ने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकलवाई और देखा दादी के पास 10,000 से ज्यादा थे, लेकिन 2 साल पहले उसमें से पैसे बार बार निकाले गए। पैसे निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि शुगदोंग था, क्योंकि उन्होंने अपनी मां की आईडी ली थी और कंसेंट फॉर्म पे उनका साइन भी कराया था। उधर लुनियान छुट्टी से वापस लौट आया और दुख जाहिर की। फंग ने कहा कि उसे वापस लौटकर कोई नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। वो नहीं चाहती उनकी मुश्किल घड़ी में लुनियान और उसकी बूढ़ी दादी की जिंदगी भी उजड़ जाए। उसके बाद फंग अपने घर के सभी चीजों में अच्छे और जले चीजों को अलग कर रही थी। उसी में उनकी नजर उनके मैरिज सर्टिफिकेट पर पड़ी। तभी वो आए और उन्हें बताया दादी का अकाउंट शिंगुदो ने खाली कर दिया। फंग ने उसे इस बारे में दादी से छुपाने को कहा और अपने शादी के सर्टिफिकेट उड़ाकर फेंक दिए। वहीं वो ने देखा पिंग को काम मिलना मुश्किल हो गया। उसके खराब रिकॉर्ड की वजह से जिस जगह पर काम करता है वहां जब उसके हिस्ट्री के बारे में पता लगा तो उसे काम से निकाल दिया गया। वो उसके पास आया और उसे एक बिजनेस कार्ड दी और बताया वो वहां जाकर काम कर सकता है। ये फान की दोस्त शिमिन की फिशरी है जहां पे एम्प्लॉइज की जरूरत रहती है। उसने वहां उसके लिए बात भी कर ली है। दूसरी तरफ चिंग ने जब देखा कि फंग की फैमिली कितनी मुश्किलों से गुजर रही है तो उसने अपने फादर की सेक्रेटरी सुनहाई को कुछ पैसे मांगने के लिए फोन किया, लेकिन बात करते वक्त उसे पता चला कि उनकी सास की सर्जरी हुई है और वो खुद हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। ये सुनकर चिंग ने पैसे मांगने का ख्याल छोड़ दिया। फोन रखने से पहले सुनई ने उसे एक खुशखबरी दी कि यहाँ उसके डैड के केस में थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे ही चिंग ने कॉल कट किया, पीछे से वो जो सब सुन रहा था उसके पास आया और तसल्ली दी कि वो पैसों का कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेगा, इसीलिए चिंग को सिर्फ अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तभी फंग ने चिंग को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और उसे दिखाया हेयर कटिंग के टूल्स जो उन्हें शान आइलैंड पे सही सलामत मिले। उन्होंने पार्क और डॉग्स में जाकर लोगों के बाल बहुत ही कम पैसों में काटने का फैसला किया। चिंग को उनके ये बिजनेस का आइडिया बहुत ही पसंद आया। उसने उन्हें फुल सपोर्ट दिखाया। चिंग अपने ग्रुप को कॉलेज एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराती। वो लोग भी ऐसे टफ टाइम में उसकी हेल्प करने के लिए पैसे ट्रांसफर करते और कहते कि उन्होंने उसे फाइनल्स अच्छा करने की खुशी में दी है ताकि चिंग मना ना कर पाए। वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता तो चिंग उसे स्टडी मटेरियल्स भेज दिया करती। वो शून में फोन रिपेयरिंग के काम के साथ साथ फूड डिलीवरी और छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब्स भी करता और जब भी थोड़ा बहुत वक्त मिलता पढ़ाई भी करता। वहीं फंग छोटा सा स्टॉल लगाकर जगह जगह लोगों के हेयर कट करती। एक रोज एक शख्स पेमेंट किए बिना चला जाता है। जब फंग उन्हें पीछे से आवाज लगाती है तो मुड़कर भी नहीं दिखता। वहां से अपने ऑटो से जा रहे जू उसे रोक लेते हैं और फंग को पैसे दिलाने में मदद करते हैं। इसके बदले फंग उनके हेयर कट करती है। वो उनसे बच्चों को लेकर बात करते हैं। वो नहीं चाहते कि इस मुश्किल घड़ी में वो और चिंग पढ़ाई से ड्रॉप आउट करें। फंग उन्हें मेक श्योर करती है कि बच्चे कभी ऐसा नहीं करेंगे। वहीं वो दिन रात काम करता है। जब चिंग उसे पढ़ाती है तो थकान की वजह से वो कभी कभी पढ़ाई के दौरान सो जाता है। उसे इस तरह देखकर चिंग को वो बहुत ही क्यूट लगता है। उसने चुपके से उसकी फोटो भी खींची और उसे ट्यूशन देकर जब कमरे में आई तो उस फोटो को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे जूम करके ब्लश करती रहती। फंग ने घर वापस आकर सबके लिए लंच बनाया और गुड न्यूज दी कि आज उन्होंने 30 हेयर कट किए हैं। इसी खुशी में उन्होंने आज अच्छी अच्छी डिशेज बनाई। लेकिन दादी को लगता है ये सब उनके पैसों से आया है तो उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट रहती ये सोचकर कि ऐसे टाइम में वो इस परिवार के किसी काम तो आ रही है। वो इतना काम करता है कि खाने पे ही नहीं आता, इसीलिए आज चिंग उसके लिए टिफिन लेकर आई। फंग ने अपने बेटे के लिए हैंड क्रीम भिजवाया और दादी ने हैंड ग्लव्स और उसने उसे अपना हैंड रिटेन स्टडी मटेरियल्स दिया ताकि जब भी टाइम मिले तो वो इसे पढ़कर रिलैक्स कर सके। ये सब इतनी मेहनत से लाने पे वने उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाने एक जगह ले आया जहां के फूड चीप और बेस्ट होते हैं। वहां वो के जंग नाम के कोलीग ने चिंग को उसके साथ देखकर उसकी गर्लफ्रेंड समझ लिया, पर दोनों ने फौरन से उनकी गलतफहमी दूर कर दी पर अंदर ही अंदर खुश भी हुए। रात में जब हॉट वाटर चला गया तब चिंग को ठंडे पानी से ही हेयर वॉश करना पड़ा। उसे ठंड न लग जाए तो वो ने जल्दी जल्दी उसके बाल सुखाए। इस तरह उनके बीच का बॉन्ड गहरा होता जा रहा था। देखते ही देखते स्कूल के नए सेमेस्टर का दिन आने लगता है। इसके लिए चिंग अपने यूनिफॉर्म धोकर छत पे सुखा रही होती है। तभी उसे एक जानी पहचानी कार आता दिखता है। उसमें से निकलते हैं मिस्टर सुन और उसके फादर। चिंग की एक्साइटमेंट उदासी में बदल जाती है क्योंकि उनका केस सॉल्व हो चुका था और वह चिंग को वापस ले जाने आए थे।
फंग उदास थी कि वह चिंग का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई और अब वह जा रही है। वहीं चिंग के फादर अपनी बेटी से अकेले में बात करने के लिए उसे सी साइड ले आते हैं और उसे बताते हैं उन्होंने यहां आने से पहले उसके स्कूल वगैरह का सारा बंदोबस्त कर दिया। वो कल ही उसे यहां से लेकर निकल रहे हैं। चिंग कहती है कि उसे यहां से नहीं जाना। उसके बुरे वक्त में जजातिंग के लोगों ने उसका हाथ थामा। वो ऐसे उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाली, पर उसके डैड को यहां के लोग और यहां का पिछड़ा हुआ माहौल जरा पसंद नहीं। उन्होंने वो के बारे में कई बातें सुनी और उसी से उसे जज कर लिया कि वह एक आवारा लड़का है। उन्होंने साफ कहा वह उसे यहां मजबूरी में छोड़ गए थे, लेकिन अब सब कुछ सॉर्ट हो गया है, सो वो उसे यहां एक पल भी रहने नहीं देना चाहते। चिंग ने कहा कि वह उस पर अपना डिसीजन थोप रहे हैं। ये जबरदस्ती है। चिंग का ये एटीट्यूड उन्हें पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी इस तरह रिबेल करते रहे, इसीलिए वह आज दिन भर का मौका देते हैं उसे अपने जजातिन के दोस्तों से गुड बाय कहने का। चिंग सीधे शान आइलैंड आकर यहां बिताए अनमोल पलों को याद करती है। तभी मिस्टर सून चिंग को आकर समझाते हैं कि उसे अपने डैड की बात मान लेनी चाहिए। वह जानते हैं यहां उसकी आंटी की फैमिली ने उसका अच्छे से ख्याल रखा होगा, लेकिन अभी वो खुद इतने उलझनों से गुजर रहे हैं। उनके 4 मेंबर अपना गुजारा सही से नहीं कर पा रहे हैं। चिंग का यहां रुकना उनके लिए एक बर्डन होगा, इसलिए उसे उनके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। सो वो फंग के पास आकर बताती है कि उसके डैड उसे यहां से कल ही ले जा रहे हैं। वहीं उसके फादर शिंगू से बात करने आए होते हैं, जो ऑलरेडी चिंग के जाने की खबरें सुनकर मायूस था। उन्होंने उसे बताया कि वह अपनी बेटी को यहां से कल ले जा रहे हैं और वह चाहते हैं वो चिंग को कभी कांटेक्ट ना करें। वह अपनी बेटी के ब्राइट फ्यूचर में कोई रुकावट नहीं चाहते। उसने कहा ये उसकी मर्जी है, उसे किसके साथ टच में रहना है या किसके साथ नहीं रहना। उसे इतना कॉन्फिडेंट देखकर चिंग के डैड ने उसे टोंट किया। एक बार चिंग बजिंग लौट गई तो यहां के बारे में सब भूल जाएगी, इवन उसे भी। वो ने काम जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस वह कहीं भी अच्छे से रहे, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। उसने जाते हुए उन्हें एक एडवाइस दी कि इस बार वह चिंग को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे, क्योंकि उसको भी एक परिवार के प्यार पाने का हक है। उधर फंग ने चिंग के लिए एक सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाया। हेयर सैलून जलने के बाद उनके पास देने के लिए कोई खास तोहफा नहीं था, इसलिए वो उसके बाल बनाते हुए अपनी कहानी बताती है कि जब वो यंग थी तो एक लड़के को डेट करती थी, पर उनकी फैमिली ने इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। माँ यानी उनकी स्टेप सिस्टर ने भी बोला उस लड़के से ब्रेकअप कर लेने, लेकिन वह उस वक्त इतनी इमैच्योर थी कि किसी की बात को समझा नहीं और उस लड़के के साथ भाग गई और अब उनकी जिंदगी इस मोड़ पर चली आई। उन्हें अफसोस होता है कि उन्हें अपने परिवार की बात सुननी चाहिए थी, इसलिए वह चिंग को समझाने लगी कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, इसलिए उसका अपना फादर के साथ बीजिंग लौट जाना ही सही रहेगा। वहां उसके पास पैसे होंगे, अच्छे कपड़े होंगे और दिन वक्त के खाने की चिंता भी नहीं रहेगी। रात तक पार्ट टाइम काम खत्म करने के बाद वो खट्टा मीठा कैंडी चिंग के लिए लेकर उसके कमरे में आया और बैठकर चुपचाप उसे जी भर के देखने लगा। तभी उसने नोटिस की चिंग को ठंड लग रही है। उसने जल्दी से हॉट वाटर बैग उसके हाथों पर रखी और वहां से जाने लगा, पर चिंग ने उसे पकड़ लिया। दरअसल वो सोई ही नहीं थी, वो बस उसका इंतजार कर रही थी। जजातिंग में अपनी आखिरी रात पर चिंग बिल्कुल सोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने वो से कहा कि वह उसे समुंदर के किनारे ले चले। रात के सन्नाटे में सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई दे रही होती है और लाइट हाउस की रोशनी धीरे धीरे चमकने लगती है। चिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि जब वो पहली बार जजातिंग आई थी तब उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दूसरी बार जब आई तो यहां रहना चाहती थी, लेकिन अब जब उसे वापस लौटना पड़ रहा है तो वह चाहती है कि वह भी उसके साथ आए। पर शिंगू ने बोला कि उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं कि वह उसके साथ सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाए। अब्रॉड जाना तो दूर की बात है, वो बस उसे इतना कहता है कि एक बार वो यहां से जाए तो दोबारा पलट कर ना देखे। चिंग ने बोला शुरू से ही हार मान लेना गलत है। अगर वह सच में चाहे तो धीरे धीरे अपने सपने के और भी करीब पहुंच सकता है, लेकिन उसका जब भी मन करे उसे देखने का तो वह उसके पास आ सकता है, क्योंकि वो चिंग भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही है। उसने उसके और अपने फोन से एक दूसरे का कांटेक्ट डिलीट कर दिया और कहा कि अब वो टच में तभी आएंगे जब वो खुद चाहेगा, लेकिन वह उम्मीद करती है जब दोनों दोबारा मिले तो वो लाइफ में बेस्ट कर रहे हो। फिर वो के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। उसने भी नम आंखों के साथ कहा कि वह उसको एक ना एक दिन जरूर मिलने आएगा, तब तक के लिए उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। वो उसे घर तक छोड़ने आया। चिंग ने मुड़कर पूछा, क्या तुम कल आओगे? उसने बोला, तुम्हें पीछे नहीं देखना है। जब उसने उसे घर के अंदर तक जाता देख लिया तो आराम से वापस काम को निकल गया, पर राइड करते करते रोने लगा। वहीं चिंग उसे जाते हुए देखने लगी और रोती गई। अगली सुबह चिंग अपने फादर को नाश्ता कराने साशी के रेस्टोरेंट ले गई और बताया इन्हीं के यहाँ अभी वो लोग रह रहे हैं और ये लोग कहीं और स्टे कर रहे हैं। आगे बताया कि वो जब यहाँ पहली बार आई तब फंग के घर के खाने नहीं खाती, क्योंकि वो खाना फैट में बनाया करते थे, पर उसके लिए उन्होंने हल्के तेल में फूड बनाना शुरू कर दिया।
उसने यहाँ रहकर जाना कि वह अपनी माँ के मरने के बाद बीजिंग में कितनी अकेली थी, क्योंकि यहाँ जो उसे एक परिवार का प्यार मिला वो उसे बीजिंग में नहीं मिला। फंग के घर पे सुविधा नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चिंग की जरूरतों को पूरा करती, जैसे उसके लिए बाथरूम में लॉक लगवाना, एसी लगवाना, वार्डरोब बनाना, कमरे में प्रॉपर लाइट्स का इंतजाम करना, दादी का उसके सामानों के लिए कवर बुनना। उन्होंने उसकी इतनी ज्यादा केयर की है कि वह भी उन्हें अपनी फैमिली मानती है, इसीलिए जाने से पहले उनके लिए कुछ करना चाहती है। सो उसके फादर अपनी बेटी के कहने पे फंग को 1 लाख वॉन देते हैं चिंग की देखभाल करने के बदले, और वह चाहते हैं कि उनका शान आइलैंड फिर से रिपेयर हो जाए। उनके इतना जोर देने पर फंग ये पैसे रख लेती है, लेकिन एक कंडीशन पे कि वह ये सारे पैसे उन्हें एक दिन लौटा देंगी, चाहे इसमें उन्हें 3 साल लगे या 5 साल। भले ही पहले उन्होंने चिंग को यहाँ पैसों की वजह से रखा, लेकिन इतने टाइम तक साथ रहने के बाद वो उसे अपनी सगी भतीजी मानती है। जब चिंग के जाने का वक्त आया तब उसकी और सबकी आंखें भर आती है। दादी ने बताया कि वह उसे जाते वक्त एक गर्म स्कार्फ देना चाहती थी, लेकिन अब वह बूढ़ी हो गई है, इसलिए एक दिन में बुन नहीं पाई। ये सुनकर चिंग और भी इमोशनल हो गई और कहा इसे कंप्लीट करने वो जब दोबारा लौटेगी तो उसे वो स्कार्फ चाहिए होगी। कार में बैठने से पहले उसने बार बार यहाँ वहां देखा, पर शिंगू दूर दूर तक कहीं नहीं था। आखिर में वो उससे मिले बिना ही चली गई। उसके फादर ने बताया वो लोग बैंग रूहान के पेरेंट्स के साथ डिनर करने जाएंगे आज रात, क्योंकि उन्होंने उनके वेलकम के लिए रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर लिया है और भी कई बड़ों के साथ मिलने की बात करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक रिश्ते मेंटेन रखना जरूरी है। चिंग ने बोला उसका वहां जाने का मन नहीं है। वो बताती है कि जब वक्त बुरा था और वह रूहान के घर गई थी तब उसकी माँ ने उसकी मदद नहीं की, पर अब जब उनकी किस्मत फिर से अच्छी हो गई है तो वह उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उसके डैड कहते हैं ये सारी पास्ट की बातें भुला देने, क्योंकि उन्हें उस फैमिली से बिजनेस रिलेशनशिप बनाए रखना है। जब वह डिनर पर पहुंचे तो रिहान की माँ उसे देखकर कुछ ज्यादा ही खुश होने का नाटक करने लगी। उन सबके बदलते रंग देखकर चिंग को कोई हैरानी नहीं हुई। जब मिज में कहने लगी उसे कंट्री साइड में बहुत ही डिफिकल्टीज झेलनी पड़ी होगी, तब चिंग ने अपनी खामोशी तोड़कर कहा कि वो वहां बहुत खुश थी। जजातिंग में बिताए वक्त अनमोल थे। वहां रहकर पता लगा किसे याद रखना चाहिए और किसे नहीं। बीजिंग लौटने के बाद भी चिंग का दिल पूरी तरह से वहां नहीं था। ये वही शहर था जहां पर वो बड़ी हुई थी, लेकिन अब उसके दिमाग में हर वक्त जजातिंग की यादें घूमती रहती। वो बार बार पुरानी फोटो देखती जिनमें सबके चेहरों पर खुशी भरी मुस्कान थी। सिर्फ चिंग ही नहीं, बल्कि उसके जाने के बाद फंग और वो भी घर की खामोशी महसूस करने लगे। जब चिंग घर में थी हर दिन हंसी मजाक और शोर से भरा रहता था, लेकिन अब अचानक सब कुछ शांत हो गया। दादी ने दोनों को समझाया कि जिंदगी में लोग मौसम की तरह आते जाते हैं। चिंग एक बहार बनकर उनकी जिंदगी में आई और उन्हें पूरा यकीन है कि वो स्प्रिंग उनकी लाइफ में दोबारा जरूर लौटेगी। इस बीच वो ने अपनी पार्ट टाइम जॉब्स में कमाए हुए पैसे फंग को दे दिए, लेकिन उन्होंने समझाया कि अभी उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और पार्ट टाइम काम कम कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी बता दिया कि चिंग के जाने से पहले उसके फादर ने उनकी मदद के लिए 1 लाख वॉन दिए थे, जो शायद चिंग की ही रिक्वेस्ट पर भेजे गए थे। इसी पैसे की मदद से हेयर सैलून को फिर से रिनोवेट किया गया। रोज की मेहनत के साथ धीरे धीरे वह सैलून, जो एक वक्त पे आग में जलकर खत्म हो गया था, फिर से नए रूप में खड़ा हो गया। साथ ही चिंग का छोड़ा हुआ पौधा भी खिलने लगा। इसी टाइम पर वह लेवेंडर के खेत भी जाया करता, जहां पर चिंग को जाना बहुत ही ज्यादा पसंद हुआ करता। वो खेतों के फोटो लेकर चिंग को भेजने के लिए मोबाइल खोलता, पर याद आता कि उसके पास उसका कांटेक्ट ही नहीं है। कॉलेज एंट्रेंस का वक्त भी करीब आने लगा और सीनियर स्टूडेंट्स की रिवीजन और भी ज्यादा इंटेंस हो गई। एक रोज जब स्कूल में हाउचिंग ने वसे पूछा वो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहा है, तब उसने अपने दिल की बात कह दी कि वो बीजिंग की यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। घर पे जब भी फंग अपने बेटे को इतनी कड़ी मेहनत करते देखती तो उनकी खुशी दुगनी हो जाती। उन्हें पूरा यकीन है इस रफ्तार से वह एक बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएगा। एक बार जब वो डिनर के लिए दादी को बुलाने आया तो उन्होंने बताया आज उनका खाने का मन नहीं कर रहा। उसने बोला थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा। सो वो उन्हें सीधे अपने कंधे पर उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले आया, लेकिन दादी बड़ी ही कमजोर लग रही थी। जब वो को एग्जाम की मोटिवेशन देने के लिए उसके बर्तन में अंडे रख रही थी तो उनके हाथ कांपने लगे, पर उस वक्त भी फंग और वो को समझ नहीं आया। उन्हें लगा बुढ़ापे की कमजोरी है। दादी ने बोला कि उन्हें कल ही टेम्पल जाकर प्रे करनी है, लेकिन वो ने कहा कल का मौसम खराब रहेगा, परसों चलते हैं। दादी ने हामी तो भर ली, पर कहीं ना कहीं मन में शक था कि वो परसों तक सूरज नहीं देख पाएंगी, और ऐसा ही कुछ हुआ। अगले दिन फांग ने वू को चिल्लाते हुए आवाज लगाई। दादी नींद से उठ ही नहीं रही थी। वू ने चेक किया तो उनकी सांसें चल रही थी। वह जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बेबस होकर बताया कि दादी की बॉडी बहुत ही कमजोर हो चुकी है और कोई भी इमरजेंसी प्रोसीजर उन पर किया नहीं जा सकता।
उन्होंने उन लोगों को दादी की अंतिम संस्कार के लिए तैयार रहने को कह दिया। अपनी डेथ बेड पे दादी ने फंग से कहा कि 2 साल पहले जब वो शहर गई थी तब भले ही उसने सच नहीं बताया था, लेकिन एक माँ होने के नाते दादी को अंदाजा हो गया कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आंखों में आंसू लेकर फंग ने सच बताया। उन्होंने कहा कि उस वक्त पुलिस का फोन आया था और उन्हें लाश की पहचान के लिए बुलाया गया। शिंगुदान बहुत सारे कर्जों में डूब चुके थे, इसलिए वसूली वालों से बचने के लिए एक शिप पे जाकर छुपे। वहां इतना ड्रंक हो गए कि बैलेंस बिगड़ने से वो सीधे समुद्र में डूब गए। वो और फंग बताती हैं कि वो ये बात छुपाने के लिए उन पे कोई ब्लेम नहीं कर रही। वह जानती है कि उनके बेटे की वजह से उन सबको कितना दुख उठाना पड़ा। वो उन दोनों के हाथों को पकड़कर बताती है कि उनकी वजह से उन्होंने ये जीवन बहुत ही अच्छे से जिया। खून का रिश्ता न होने के बावजूद भी वन ने एक पोते होने का हमेशा फर्ज निभाया और फंग ने बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर उनकी सेवा की। जब हाउचिंग और तोंगव के लिए स्टडी मटेरियल्स लेकर आए तो उससे पूछा क्या वह दादी के बारे में चिंग को बता सकते हैं। वन ने साफ कहा इस बारे में चिंग को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वहीं उसे इन दिनों दादी की बहुत याद आती। उनके बनाए वूलन कवर को देखती रहती। वहां वो और फंग दोनों दादी के पास बैठे पुरानी खुशियों को याद करते रहते। खिड़की के बाहर की रोशनी को देखते हुए दादी मुस्कुराई और बोली कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत खुशियां देखी हैं और उनकी जिंदगी सफल रही। इतना कहने के बाद दादी ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। अंतिम संस्कार के दिन जजातिंग उन्हें आखिरी विदाई देने आया। सब लोगों ने मिलकर उनके लिए दुआएं की। कब्र के सामने खड़ा होकर वको बचपन की सारी यादें याद आने लगी। जब भी शिंगुदों वको मारते पीटते तो दादी हमेशा बीच में आकर उसे बचाती। जब वह छोटा था और बीमार पड़ जाता तब दादी उसे पीठ पर उठाकर दूर शहर के हॉस्पिटल तक ले जाती। वह जानती थी कि वह उनका सगा पोता नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी उसे परायापन महसूस होने नहीं दिया। हमेशा उसे सबसे ज्यादा प्यार किया। उनके साथ बिताई खुशी की यादों से उसे आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। समय पल भर में बीत गया और देखते ही देखते एंट्रेंस का दिन आ गया। वो और उसके क्लासमेट स्कूल बस में बैठकर एग्जाम सेंटर पहुंचे। एग्जामिनेशन हॉल में वो ने पूरी लगन के साथ हर सवाल का जवाब लिखना शुरू कर दिया। उसके सामने रखा वो क्वेश्चन पेपर सिर्फ एग्जाम ही नहीं था, बल्कि उसके सपनों, उम्मीदों और बेहतर फ्यूचर की पूरी कहानी अपने अंदर समाये हुए था। वहीं जिंग ने एंट्रेंस देने के बाद अपने डैड से कहा कि वो अब्रॉड जाकर पढ़ना नहीं चाहती। इधर चिंग ने भी एंट्रेंस दे दिया। जब उसके फादर ने उससे अब्रॉड स्टडी के बारे में बात उठाई तो उसने बताया कि अब उसका इरादा बदल चुका है। वो अब बाहर देश नहीं जाना चाहती, यही चाइना में पढ़ना चाहती है। पहले वो दूसरों को देखकर अपना करियर भी वैसे ही बनाना चाहती थी, लेकिन यह साल गुजरने के बाद जाना उसे असल में क्या चाहिए। उसके फादर ने उसे याद दिलाया यह ख्वाहिश उसकी मरी मां की है। पर चिंग ने भी अपने डैड को याद दिलाया कि उसकी मां अगर जिंदा होती तो उसके इस डिसीजन को भी सपोर्ट करती। हालांकि चिंग ने उन्हें बता दिया उसे जाना तो चिंगमी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके फादर को उसका ये फैसला सही नहीं लगा। यहां दादी के गुजरने के बाद वो हर रोज लंबे टाइम तक उनके कमरे के पास बैठा रहता। उसकी मां को फिक्र हुई तो उन्होंने चिंग को कॉल लगाकर सब कुछ बता दिया। वो उसके पास आई और बोली जो हमारे दिलों में जिंदा होते हैं वो कभी इस दुनिया से नहीं जाते। दादी भी हमेशा वके दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। तभी उसके दोस्त उसे चिंग के सपने से उठा देते हैं। फंग ने उन्हें भेजा है वो को वापस बुला लेने के लिए। तीनों दोस्त बैठे एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। शमी ने आर्ट्स में स्कोर्स अच्छे लाए हैं, इसलिए वो डिजाइनिंग स्टडी करने वाली है। तोंग भी सेम कॉलेज में जाने का सोच रहा है और एक टीचर बनना चाहता है, लेकिन शिंगू के रिजल्ट अच्छे नहीं आए होते हैं। एक तो वह काम वगैरह में बिजी रहा करता, ऊपर से उसी टाइम पर उसकी दादी चल बसी। उसके दोस्तों को लगता है कि चिंग के डैड ने अब तक अपनी बेटी को अब्रॉड भेज दिया होगा, लेकिन चिंग तो बीजिंग के टॉप यूनिवर्सिटी चिंगबी के कैंपस में खड़ी थी। वो अपना फोन निकालकर उसे 3 बार टैप करती है और उसकी लोकेशन वको आ जाती है। वह देखता है चिंग अभी चाइना में ही है तो उसके अंदर अलग सा जोश आ जाता है। वो अपने फ्रेंड्स को बताता है वो फिर से एंट्रेंस देगा। इसके बाद कहानी हमें 5 साल आगे ले जाती है। चिंग ने ग्रेजुएशन के बाद अपनी फैमिली बिजनेस में शामिल होने के बजाय एक बाहर की कंपनी ज्वाइन कर ली, जहां वो एक के बाद एक हर प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो रही है। अब वो एक नए प्रोजेक्ट में काम करना चाहती है और वो है ओशियन एक्वाकल्चर। क्योंकि उसने कुछ टाइम कोस्टल विलेज सजातिंग में बिताए हैं, इसलिए उसे लगता है फार्मर्स की हेल्प करना उनके बिजनेस के साथ साथ रिसर्च और पॉलिसी सपोर्ट के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ऑफिस में कई मेल कोग्स जब भी मौका मिलता है उससे बात करने या उसे मिल पे ले चलने के लिए पूछते हैं, लेकिन चिंग हमेशा उन्हें काम का बहाना करके मना कर देती है, क्योंकि अब भी उसके दिल में बस एक ही शख्स बसता है और वह है शिंगू। वो एक अपार्टमेंट में अकेली रहा करती है, इसलिए उसके फादर हमेशा उसे घर इवन अपने फैमिली कंपनी में बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे उनके इंडस्ट्रियल बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है।
इसलिए उसने वो रास्ता चुना जिसमें उसका मन है और वह यहाँ रहकर बहुत कुछ सीखना चाहती है। वैसे उसके फादर ये भी चाहते हैं कि चिंग अब्रॉड से लौटे, रूहंग के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए। वो अच्छे से जानती है उसके डैड का इरादा क्या है, इसलिए खुलकर बता देती है उसका रूहान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती है। एक रोज ऑफिस में चिंग की मीटिंग रूलर एट प्रोजेक्ट के पार्टनर क्रिएशन टेक्नोलॉजी से आए लोगों से होती है, जिनमें से एक रूहान होता है। मीटिंग खत्म करने के बाद जब दोनों अकेले होते हैं, तब रूहांग ने बोला कि वह उसका इंतजार अब तक कर रहा है, लेकिन वह जिसका इंतजार कर रही है हो सकता है कभी उसके पास लौटे ही ना। चिंग ने कहा उसे उम्मीद है वह जरूर आएगा। एक रोज चिंग को शिमिन का मैसेज आया। उसने उसे अपनी और तोंग की शादी की इनविटेशन दी, सो वो अगले हफ्ते से जातातिन के लिए निकल गई। जैसे उसकी कार उस गांव की गलियों से गुजरी, वैसे ही उसकी यहां बिताई सारी यादें ताजा हो गई। पिछली बार जिस तरह से फंग ने पटाखों से उसका स्वागत किया था, इस बार भी पूरे धूम धड़ाकों के साथ उसका वेलकम करती है। मोहल्ले की आंटीज भी उसे देखकर खुश हुई। जब वो शान आइलैंड के अंदर आई तो वहां का सारा हुलिया बदल गया था। इन 5 सालों में फंग अपना ब्रांच भी खोलने जा रही है। उनका सलों का बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है। फंगजा की फेमस हेयर स्टाइलिस्ट बन गई है। वो लाइव स्ट्रीम भी करती है। दादी के कमरे में जाकर चिंग ने उनके लिए अगरबत्ती जलाया और माफी मांगी कि वो उनके आखिरी टाइम पर उनके साथ नहीं थी। घर के बैकयार्ड पे फंग ने बहुत सारे पौधे उगाए थे। सब कुछ हरा भरा नजर आ रहा था। जब चिंग वो के कमरे में गई तो वहां अपने प्लांट को देखा। फंग ने बताया इन कुछ सालों से वो इसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है। चिंग कमरे को अच्छे से देखती है। हर कोना उसे याद दिलाता है वो की बात जब उसने उसे कहा कि वो उस कमरे को किस तरह से रिबिल्ड करेगा, और जैसा उसने बोला बिल्कुल वैसे ही किया। उसमें उनकी फैमिली फोटो थी। बड़ा सा मिरर था। फंग ने बताया वह जबरी एग्जाम देने की तैयारी कर रहा था, तब हर पल पढ़ाई में लगा रहता। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी चला गया। उसके बाद से जजातिंग बहुत ही कम आता जाता है। शादी हो रही है बीच के खुले मैदान में। शिमचिंग को ग्रेड करती है और बताती है कि टॉम अब एक पीई टीचर है। मिस्टर जू डायरेक्टर बन गए हैं। साफन अपना बिजनेस करने के लिए शजन चली गई। इंगियान और सुहान अब्रॉड चले गए। सब अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। पर हाउचिंग ने भी ट्रक ड्राइविंग से अपना करियर स्टार्ट किया। अब उसका खुद का फ्लैट है और अब वो बॉस बन गया है। वैसे उसके बारे में तो चिंग पहले से जानती थी, क्योंकि वह अपने पोस्ट में बहुत कुछ डाला करता है। सेरेमनी शुरू हो गई, लेकिन वो का अब तक कोई पता नहीं। शिमिन और तोंग रिंग एक्सचेंज करते हैं और उनकी शादी भी कंप्लीट हो जाती है। शिमिन वेडिंग बुके चिंग को देती है। वह चाहती है उसे भी शादी की ब्लेसिंग मिले, लेकिन चिंग का मुंह उतरा हुआ है क्योंकि वो अब तक यहां पर पहुंचा नहीं था। ऊपर से उसकी बॉस का फोन भी आ जाता है जो उसे कल के अर्जेंट मीटिंग के लिए प्रेजेंट रहने को बोलती है। सो वह सबको बाय बोलकर निकल जाती है। वहां से शिंगू आ रहा होता है। उसकी फ्लाइट लेट हो गई थी। वो ड्राइवर को जल्दी से कार भगाने को कहता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द चिंग को देखना था, लेकिन किस्मत अजीब खेल खेल गई। दोनों एक दूसरे से मिलकर भी मिल नहीं सके। रास्ते टकराए और दोनों की गाड़ी आगे निकल गई। आखिरकार शिंगू भी शादी में पहुंच गया, लेकिन उसके दोस्तों ने अफसोस के साथ बताया कि चिंग थोड़ी देर पहले ही वापस चली गई। ये सुनकर शिंगू बस हल्का सा मुस्कुराया और शांति से बोला कि शायद अगली बार उनकी मुलाकात हो जाए। इसी बीच हाउचिंग ने शिंगू की एक फोटो खींचकर मोमेंट्स पे लगा दी। जब बीजिंग पहुंचकर चिंगी ने वो फोटो देखी तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि काश वो थोड़ी देर और रुक जाती। वहीं वो ने अपनी मां को बताया कि वो बीजिंग जा रहा है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इंटर्नशिप करने। फंग ये खबरें सुनकर बहुत ही खुश हुई। उन्हें महसूस हुआ कि उनका बेटा सच में अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। बीजिंग जाने से पहले फंग ने सलांग के अकाउंट से जमा किए 1 लाख वान शिंगू को दिए और कहा कि वक्त मिलने पर चिंग के फादर को वो पैसे जरूर से वापस कर दे जो मुश्किल वक्त में उन्होंने दिए थे। लेकिन शिंगू मुस्कुराकर बोला कि वह पैसे तो उसने बहुत ही पहले दे दिए। जब शिंगू पैसे लौटाने के लिए बीजिंग गया था तब चिंग के फादर भी हैरान रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जजातिंग जैसे छोटे से गांव का लड़का इतनी ईमानदारी से कर्ज चुकाने के लिए खुद आएगा। वो उन्हें बताया इतने सारे पैसे एक फ्लाइट व्हीकल प्रोपल्शन मॉडल डिजाइन करने में मिली थी। बीजिंग में चिंग अपने प्रोजेक्ट में बिजी हो गई। प्रपोजल्स दिए, डील साइन किया। वहीं वो भी बीजिंग पहुंच आया और यहां जब भी कोई वो की बात उठा देता तो चिंग उदास हो जाती। रात को अक्सर वो मोमेंट स्क्रॉल करती और दोस्तों की फोटोज में शिंगू की एक झलक ढूंढती रहती। उसका मूड इतना ऑफ था कि एक रोज वो अपनी कॉलेज की दोस्त चूबिंग के साथ बाहर खाना खाने चली गई। लेकिन उसे इतना ड्रिंक करते देख उसकी दोस्त समझ गई कि चिंग अभी एक तरफा प्यार में फंसी हुई है। इसीलिए उसने उसे समझाया कि अगर वह सच में उसे इतना याद करती है तो खुद ही उसे ढूंढ क्यों नहीं लेती। लेकिन उसने बताया उसने उसे पुश करने के लिए कॉन्टैक्ट डिलीट किया था। उसने भी कहा कि वो उसके पास आएगा जरूर, लेकिन अब तक वो नहीं आया और यहाँ वो 5 सालों से उसे मिस कर रही है। उसे इतना मायूस देखकर उसकी दोस्त ने पूछा उसका नंबर है क्या। चिंग ने बोला हाँ, तो उसने उसके फोन से उसे कॉल लगाया, लेकिन वो इस वक्त एक मीटिंग में बिजी था।
उसका फोन साइलेंट पे था। यहां चिंग की दोस्त को उसकी फिक्र होती है, ऐसे नशे में वो घर कैसे जाएगी। लेकिन चिंग ने कहा कि उसका अपार्टमेंट करीब है, वो अकेली चली जाएगी। सो वो दोनों वहीं एक दूसरे को बाय बोलकर अलग हो गए। वहां शिंगू भी अपने दोस्त के साथ बाहर आ गया और टैक्सी का वेट करने लगा। यहां चिंग सोचने लगी कि शायद वह उसे सच में भूल गया है। जब वो अपार्टमेंट के पास आई तब उसे रूहंग, जो वहीं पास में कुछ काम से आया था, उसे लड़खड़ाते हुए देख लिया। सो उसे पकड़कर उसके घर तक ले आया। चिंग ने उसे ड्रंक हालत में शिंगू कह दिया। ये सुनकर वह मायूस हो गया। उसकी थोड़ी सी उम्मीद भी नाउदी में बदल गई। उसने उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाया और वहां से निकल गया। चिंग सुबह उठती है तो उसे उसकी दोस्त का कॉल आता है। उसने उसे बताया कि वो उसके लिए बहुत ही परेशान है, इसीलिए उसकी सिंगल लाइफ में स्पाइस लाने के लिए वो उसे किसी से मिलाना चाहती है। वो कोई और नहीं, उसका भाई है जो अभी अभी वेजिंग आया है। लेकिन चिंग ने बोला कि वो फिलहाल ब्लाइंड डेट्स में इंटरेस्टेड नहीं है। सो जब चिंग ऑफिस आई तो उसने कहा अगर उसके भाई में इंटरेस्ट नहीं है तो कम से कम उसके कोलीग से ही मिल ले। उसके भाई के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वैसे भी वो उनसे डिनर पे मिल रही है और चाहती है कि चिंग भी उसके साथ आए। उसकी इतनी जिद देकर चिंग डिनर पे जाने के लिए मान जाती है। यहाँ वो का दोस्त उसे डिनर पे ले जाने के लिए मना रहा होता है, पर वह मना करता जाता है। उसके दोस्त ने बताया उसकी बहन ने खासकर कहा है बेस्ट लड़के को डिनर पे जरूर से लाना। वो अपनी फ्रेंड के लिए लड़का ढूंढ रही है। जब उसने वो को उस लड़की की तस्वीर दिखाई तो उसने उसमें चिंग को देखकर फौरन से हाँ कह दिया। वो अच्छे से रेडी होकर रेस्टोरेंट आ पहुंचा और चिंग की फेवरेट डिशेस ऑर्डर कर दी। जब वो अपनी दोस्त के साथ आई तो वो को वहां देखकर हैरान हो गई। वो एक तरफ खुश था और चिंग नाराज। लेकिन दोनों ने अपने फ्रेंड्स के सामने ऐसा देखा है जैसे वह एक दूसरे से पहली बार मिल रहा हो। पर जब चिंग की पसंदीदा डिश टेबल पे आई तो उसकी फ्रेंड शॉक्ड हो गई कि इस नए लड़के को इतना सब कुछ कैसे पता है। वहीं चिंग ने वसे गुस्सा होकर पूछा कि वो बीजिंग आते ही ब्लाइंड डेट पे क्यों आ गया। वह ने कहा वो तो फ्री मिल करने के लिए आया है। सो उसने वसे उसकी लव लाइफ के बारे में पूछा। उसने बताया कि वह इतना बिजी रहता है, इन सबका टाइम ही नहीं मिलता। ऊपर से एक लड़की है जिसे वह आज तक भूल नहीं पाया। इसी बात पे चिंग ने कहा तो उसे जाकर अप्रोच क्यों नहीं करते। उसने बोला वो खुद को उसके काबिल नहीं मानता, इसलिए दिन रात मेहनत करता है उसके बराबरी तक पहुंचने के लिए। चुब ने पूछा वह कहाँ का रहने वाला है। उसने बताया जजातिंग। ये सुनते ही उसने कहा कि चिंग भी जिस फार्मर सपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है वह जजातिंग के किसी आइलैंड की है। डिनर करने के बाद सब बाहर आए। वो ने बिना वक्त गवाए चिंग को वीट पे ऐड कर लिया। अगले दिन चिंग चंगदाओ आइलैंड आ गई, यानी शिमिन के फादर की फिशरी। वहां उसकी मुलाकात शॉपिंग से हुई, जो अब यहां की सारी जिम्मेदारी उठाता है। उसने प्रोजेक्ट के सिलसिले में डिस्कशन किया। वहां से सीधे दादी के कब्र गई और वहां खूल रखा। उनसे बातें की और फिर जजातिंग घूमी। मिस जाओ की कॉफी पी। मीजोगन क्लब को देखकर पुराने दिन याद किए। फिर फंग के पास आ गई। उन्होंने उसे एक बढ़िया हेयर स्टाइल दिया। उसके साथ सेल्फी ली और वह को भेजकर बताया चिंग्स आजादी आई है। उसने भी जल्दी से अपनी कल की पहली फ्लाइट बुक कर ली। अगली सुबह चिंग की नजर नेक पिलो पे पड़ती है। ये वही है जो उसने वह को दिया था और ये उसने बड़े ही अच्छे से संभाल कर रखा हुआ था। जब वह नीचे आई तो उसे फंग का एक नोट मिला। उन्होंने बताया वो शहर कुछ काम से जा रही है, शायद आज रात वापस आना ना हो। वेल फंग पहले ही जान चुकी थी वो और चिंग एक दूसरे को लाइक करते हैं, सो वो उन्हें एक दूसरे के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका देना चाहती थी। चिंग पुरानी यादें ताजा करने उसे स्कूल चली गई, जहां उसने 1 साल पढ़ाई की थी। वहां वो जब घर आया तो उसने दरवाजे को लॉक पाया, लेकिन इस बार नाव धोकर वापस जाने के बजाय उसने सोचा लाइट हाउस के पास इंतजार करने का, वही जगह जहां दोनों पहली बार मिले। उसने सोचा कि शायद चिंग को पुरानी यादें यहां खींच लाए, क्योंकि उसके मुताबिक राइट पर्सन ऐसे ही अनएक्सपेक्टेडली मिलते हैं। तभी चिंग को अपने सामने देखकर वह इमोशनल हो गया। उसके पास भागता हुआ आया और पैशनेटली किस किया। चिंग ने भी अपनी फीलिंग्स उसे किस बैक करके बता दी। चिंग घर लौट के ब्लश करने लगी। अगले सीन में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर समुद्र के पास वॉक करने लगे। इसी दौरान चिंग ने पूछा वो ने डायरेक्टली बीजिंग के कॉलेज के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। उसने बताया जब वो सीनियर ईयर रिपीट कर रहा था तब उसे एरोस्पेस स्कूल के प्रोफेसर ने कांटेक्ट किया। उन्हें उसका एयरक्राफ्ट मॉडल बहुत ही पसंद आया था, जो अवार्ड भी जीता। ये वही मॉडल है जो उसने किंग जियान के लिए बनाई थी, पर जियान ने ये अवार्ड उसे लौटा दी। वो के अच्छे स्कोर आने पर उसे एरोस्पेस के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स एंटर होने और टॉप प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलता। इसे पाने के लिए उसने 4 साल तक कड़ी मेहनत की। अब वह बीजिंग के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है और फाइनली चिंग के बराबरी पे है। उसने यह भी बताया कि वो कई बार बीजिंग उससे मिलने गया था, लेकिन चिंग का कॉलेज स्ट्रिक्ट था। उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता तो वो बाहर ही उसका वेट करता। उसे सुनने को मिलता चिंग के अचीवमेंट के बारे में। उसने उसे तब इसलिए कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि वह उसके फ्यूचर में ऑब्स्टकल बनना नहीं चाहता था। जब वह दोनों वापस आए तो घर के बाहर शॉपिंग को देखा जो उनके लिए सी फूड लाया था। चिंग ने बताया यह अब चांग आइलैंड का मैनेजर बन गया। तभी आसपास के लोग पिंग को अप्लायंस रिपेयर करने के लिए बुलाते हैं।
पिंग बताता है वो से इतना एनवी फील करता था कि उसने ये काम भी करना सीख लिया और अब वो नहीं है तो वो जिंग में सबकी रिपेयरिंग में मदद कर देता है। जब वो के साथ अकेला था तब उसने पास्ट में उसके साथ बुरा करने के लिए सॉरी कहा। शाम तक वो ने चिंग को काम में बिजी देखा। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसे डिस्ट्रैक्शन ना हो तो उसने उसके बाल उसी के हेयर टाई से बांध दिया। जिंग ने पूछा ये तुम्हारे पास कैसे? तब उसने बताया कि वो ये पीछे छोड़कर चली गई थी। जिंग को ये बात बहुत ही पसंद आई कि वो ने इसे 5 सालों तक संभाले रखा। उसी खुशी में वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी उनके दोस्त आ गए। केक लेकर उन्हें पता लग गया वो और जिंग अब एक कपल है। जब लाइट हाउस के पास वो दोनों एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर व्यू देख रहे थे तब टॉम के फादर ने उन्हें देख लिया था और सारा मामला समझ गए। उन्होंने जल्दी से सबको उनकी फोटो क्लिक करके शेयर कर दी। सभी उन दोनों के लिए बहुत ही खुश हुए। उन्होंने रात भर सेलिब्रेट किया। कुछ दिनों बाद वह बीजिंग लौट आए। वह चिंग के ऑफिस तक उसे ड्रॉप करने गया और फिर उन्होंने काम खत्म करने के बाद मिलने का प्लान बनाया। लेकिन जब रात में वो उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक आया तो वो बहुत ही थक गई थी। वो उन्हें बिना झिझके उसे अपने कंधे पर उठा लिया और उसी मोमेंट पे जिंग के फादर ने उन्हें देख लिया और गुस्सा वाला लुक दिया। जिंग जल्दी से उतर गई और अपने डैड से गाड़ी में बैठकर आराम से बात करने लगी। उसने बताया कि वो को बहुत ही लाइक करती है और वो उसके साथ खुश रहती है। उसके फादर ने बताया वो ने उनके दिए पैसे इंटरेस्ट के साथ लौटा दिए। वो अपनी बेटी पे कोई प्रेशर नहीं देते। वो किसे डेट करना चाहती है उसकी मर्जी है। वो उसे बस इतना बताते हैं कि उनकी और वो की फैमिली में जमीन आसमान का फर्क है। शायद आगे जाकर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती रहे। उसने अपने फादर को बताया जो लड़का उसके स्टेटस तक पहुंचने के लिए 5 साल तक वेट कर सकता है वो कोई भी कमी भर सकता है। उन्होंने पूछा क्या उसे कभी अफसोस नहीं होगा? वो अपने तजुर्बे से उसे वॉर्न कर रहे हैं। सो चिंग ने भी बताया उसकी मां ने भी उसकी तरह कभी अपने फैसले पर रिग्रेट नहीं किया। प्यार करना उनका चॉइस था। भले ही उनका रिश्ता वर्क नहीं किया लेकिन वह हमेशा अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रही। घर पे वो ने चिंग के लिए कुक किया। डिनर के दौरान चिंग उससे पूछने लगी आज अगर उसके फादर ने पैसे लौटाने के बारे में नहीं बताया होता तो वो शायद ही उसे कुछ कभी बताने वाला था। उसने कहा फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। पैसे स्कॉलरशिप और मॉडल डिजाइन करने से आए। उसे तो अभी इस बात की ज्यादा फिक्र है कि क्या उसके फादर ने उनके रिलेशनशिप को अप्रूव किया। चिंग ने कहा ना ही वो इसके अगेंस्ट है ना ही सपोर्ट में है, इसलिए वो उनसे खुद मिलकर अपनी सिंसियरिटी दिखाने का सोच लेता है। पर तभी चिंग के फादर उसे मैसेज करके अगली बार वो को उनके पास ले आने को कहते हैं। ये मैसेज पढ़ते ही वो मुस्कुराने लगा और चिंग को बोला वो उनका दिल भी जीत लेगा। अगले दिन जब वो चिंग के साथ उसके घर गया तब उसके फादर जो अब गार्डनिंग करते हैं और पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं उसे एक मदद के लिए गार्डन ले आते हैं और उसे बताते हैं वो एक पौधा उगाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो ग्रो ही नहीं हो रहा। वो ने चेक करके बताया ये प्लांट समर के लिए सूटेबल नहीं है, जिस पे चिंग के फादर ने कहा डिफरेंट नेचर की चीजें आपस में कभी साथ नहीं रह सकते। उनका इशारा साफ था कि वो और चिंग एक दूसरे से काफी अलग है। पर शिंगू ने उन्हें दिखाया इस पौधे के नीचे अगर थोड़ा सा क्ले पेबल रखा जाए तो ये टेम्परेचर कम कर सकता है और गर्मी में भी ये पौधा खिल सकता है। ये टेस्ट तो उसने पास कर लिया। सो वो उसे और चिंग को गोल्फ कोर्स ले आए जहां रूहंग पहले से मौजूद था। वो देखना चाहते थे वो रूहंग से कितना बेहतर है, लेकिन वो ने तो अपने गोल्फ के स्किल से उन्हें हैरान के साथ साथ इंप्रेस भी कर दिया। रूहान भी जेलस होने के बजाय चिंग और व के लिए बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। जब सब घर लौटे और चिंग के फादर को व के एयरक्राफ्ट फील्ड में काम करने के बारे में पता लगा तो उन्हें उसका फ्यूचर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा। उन्होंने वसे कुछ बात करने के लिए चिंग और रूहान को पानी लाने के बहाने से भेज दिया और व को बताया वो चिंग को ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, इसीलिए उसके लिए हमेशा एक ऐसे जीवन साथी चाहते थे जो चिंग की केयर करे, उसे अच्छे से ट्रीट करे। चिंगू ने वादा किया वो चिंग को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, हमेशा उसके लिए एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेगा। रूहान को जब पता चला चिंग के फादर ने उसके और वो के रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी तो उसने उन्हें खुशी में बधाइयां दी और बताया वो फिर से अब्रॉड जा रहा है फर्दर स्टडी करने के लिए। इस बार वो अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है। उसके बाद वो आता है अपने स्कूल जहां वो चिंग के साथ गुजारे स्कूल के मेमोरीज को याद करके खुश होता है और अफसोस भी करता है क्योंकि ये पल दोबारा वापस नहीं आने वाला। उधर शिंगू की माँ और गांव की बाकी आंटीज मिलकर ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग करके हंसी खुशी अपना वक्त बिताती रहती हैं। बीजिंग में शिंगू चिंग को उसके घर छोड़ने आया हुआ था। तभी अचानक उसके दोस्त का फोन आता है। उसने बताया आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके अपार्टमेंट लेकर जा रहा है तो आज वो कहीं और रुक जाए। सो चिंग ने तुरंत ही वो को आज रात अपने घर पे ही रोक लिया। फ्रेश होते हुए शिंगू ने सोचा अपने और चिंग के रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने के बारे में, इसलिए वह अपने वी चैट अकाउंट पर दोनों के हाथ पकड़े हुए एक फोटो अपलोड कर देता है। कुछ ही मिनटों में उसके दोस्तों के कॉन्ग्रेचुलेशंस आने लगता है। चिंग ने भी उसका यह पोस्ट देखा और ब्लश किया। जब वो बाहर आया तो उसे पीछे से हक कर लिया। फिर दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा और किस करने लगे। दूसरी तरफ शिंगू की माँ और गांव की आंटीज डांस करते हुए वीडियो बना रही थी।
तभी वूफेन की नजर शिंगू के पोस्ट पे पड़ती है। वो एक्साइटेड होकर कहती है, अरे शिंगू किसी लड़की के साथ है, कहीं ये हमारी चिंग तो नहीं। ये सुनते ही शिंगू की मां तुरंत उसे फोन लगा देती है और उसे खुशी से कहती है ड्रैगन बोट फेस्टिवल पे चिंग को जरूर से जजातिंग लेकर आना है। शिंगू ने हाँ बोलकर फोन रखा और चिंग के साथ रोमांस कंटिन्यू करने लगा, लेकिन तभी फिर से किसी का कॉल आया। इस बार फोन टीचर जू ने किया। वो चाहते हैं वो वापस आए तो स्कूल आकर सीनियर ईयर्स के स्टूडेंट को मोटिवेशनल स्पीच जरूर दें, क्योंकि वो पहले एक ट्रबल मेकर था। 2 साल का गैप लिया, फिर अच्छे मार्क्स के साथ ग्रेजुएट हुआ तो वो सबका रोल मॉडल बनने के लिए बहुत ही फिट है। अगले दिन वो चिंग के साथ सजाकिंग आता है। एयरपोर्ट पे फंगुन दोनों को पिक करने आती है और उनके लिए बहुत ही खुश होती है। वो और चिंग घर आने से पहले दादी से मिलने आते हैं, उन्हें अपने नए रिश्ते के बारे में बताने के लिए। वेल दादी को भी कहीं ना कहीं अनुमान हो गया था उनकी अनकही लव स्टोरी के बारे में। वो ने चिंग को एक स्कार्फ देते हुए बताया। ये दादी ने उसके लिए बुनना शुरू किया था, जिसे उनके गुजरने के बाद उसने फिनिश किया। रात तक हाउचिंग, टोंग, शिमिन, इवन क्वानिया भी शहान आइलैंड आ जाते हैं। क्वानिया शहान की तरफ से भेजा। वो और चिंग के लिए ब्लेसिंग गिफ्ट्स भी लाया था। फिर सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। हर चेहरे पर खुशी और सुकून साफ नजर आ रहा था। डिनर करने के बाद चिंग वो के साथ फायरवर्क्स देखने लाइट हाउस आ गई। उसने विश मांगी कि वो ऐसे हर रोज वो के साथ जिंदगी गुजारे। वो ने भी कहा अब से वो कभी अलग नहीं होंगे। और अगली सुबह शिंग्यू अपने पुराने स्कूल में स्टूडेंट्स के सामने स्पीच देता है। उसने बताया पहले वो अपने सपनों पर गिव अप कर चुका था। उसने इसे ही अपनी किस्मत मान ली, लेकिन एक शख्स ने उसकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। उसने उसे फिर से सपना देखने और उसे पूरा करने की हिम्मत दी। उसके अंदर की उस आग को भड़काया जो कब की बुझ गई थी। पर चिंग का मानना है सिर्फ उसने शिंगू को नहीं बल्कि वू ने भी उसे बदला है। पहले उसे लगता था जिंदगी को रोशन करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पर उससे मिलने के बाद वो फियरलेस और पैशनेट बनी। ये सीखा कि कभी कभी रोशनी पाने के लिए अंधेरे से गुजरना पड़ता है। आम जिंदगी का भी अपना मजा है, निराशा में ही आशा है और जिंदगी इसी का नाम है। इस तरह से दोनों ने एक दूसरे को बेहतर बनाया और इसी तरह से ये ड्रामा भी यहीं एंड होती है।